हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। रही बात इसके नोट्स की, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर की है, जो फ्री में आपको दिए गए हैं। यदि आप लिंक नहीं देख पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर अभी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे। सो देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 30, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को पढ़ने वाले हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए इसके प्रीवियस लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, यदि नहीं देखें तो जल्दी से जाकर प्रीवियस लेक्चर को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दी गई है। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप यदि मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो उस पर कमेंट्स जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं उससे ये भी जान पाता हूँ कि आपको आगे क्या पढ़ना है। मैं उसके लिए आपको और भी जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपकी स्टडी में कहीं प्रॉब्लम ना आए और कंटिन्यूसली चलती रहे। सो बिना देरी के शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक लॉ तो है ही है, साथ में इसका वेरिफिकेशन भी लैब में करवाया जाता है। तो वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद ही उसको लेने वाले हैं, ताकि आप दोनों चीज़ें सीख लें। थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीख लें और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सिखा दिया जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से उसमें दूर हो जाएगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स ने काफ़ी वर्क किए हैं स्टूडेंट्स। उसमें एक बहुत कॉमन वर्क ये भी है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या चीज़ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसको हम सराउंडिंग में रख देते हैं, ओपन में रख देते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, तो कैसे अपने एनर्जी का लॉस करती है और किस तरह से उसकी जो है कूलिंग किस तरह से होती है और किस रेट से होती है, उसे समझाने के लिए न्यूटन ने इस लॉ को दिया है। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि न्यूटन क्या कह रहे हैं। When a hot body is kept in open, जब किसी हॉट बॉडी को ओपन में रख दिया जाता है, देन इट स्लोली कूल्स डाउन, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। टिल इट्स टेम्परेचर बिकम इक्वल टू द सराउंडिंग, जब तक कि वो कब तक ठंडी होती रहेगी, जब तक कि उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। क्योंकि हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि दो अलग अलग टेम्परेचर की ऑब्जेक्ट यदि एक जगह पर रखी हुई है तो हाई लेवल से लो लेवल तक एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता रहता है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख रहे हैं क्या कहा गया है। न्यूटन स्टडीड मेनी हॉट लिक्विड्स एंड स्टेट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उन्होंने कई प्रकार के लिक्विड जो हॉट थे, जिनका टेम्परेचर ज़्यादा था, उनकी स्टडी की और उन्हीं के बेस पे उन्होंने अपना लॉ दिया, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। सो देखिए डियर, यहाँ पर क्या कहा गया है, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो रेट ऑफ कूलिंग होती है, रेट ऑफ कूलिंग मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका कूलिंग होना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो दो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है, एक टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जिसमें वो रखी हुई है। इन दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनेट होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग जो हो रही है वो इन दोनों टेम्परेचर्स के डिफरेंस के प्रोपोर्शनेट होता है। सो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। सो अब यहाँ मान लेते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग क्या है। देखिए, एक्चुअली लॉ ये है, इसको आप स्ट्रेट में कर देंगे तो ये लॉ है, लेकिन केवल इतने से नहीं होगा, इसका कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फार्मूला भी हमें डिराइव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि हम इन रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लें, टेम्परेचर डिफरेंस के लिए दो टेम्परेचर को क्या क्या लें, इसको हम देखते हैं। तो लेट रेट ऑफ द कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज डी क्यू अपॉन डी टी। मैंने अभी आपसे कहा था कि टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है तो डी क्यू अपॉन डी टी लेना होगा। एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कैपिटल टी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज टी जीरो। जीरो यानी हम सराउंडिंग के लिए ले रहे हैं, तो ध्यान रहे कि कैपिटल टी जो है वो बॉडी का या हमारे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है और टी जीरो जो है उसके आसपास के सराउंडिंग या रूम का टेम्परेचर है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि डी क्यू अपॉन डी टी, देखिए इसको अपन मैथमेटिकली लिख रहे हैं, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। देखिए, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टी जीरो है, और यहाँ माइनस का साइन आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आप माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी जो है एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। और यही इस साइन का सिंबल है, माइनस इसीलिए दिया है। माइनस क्यों दिया है? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो स्टूडेंट्स, ये हमने इस प्रकार से इक्वेशन बना ली। किसके बेस पे? ये जो स्टेटमेंट दिया है, जिसको मैंने येलो कलर में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो इस येलो कलर में जो डिफाइन किया हुआ है इसकी बेस पे मैंने ये जो इक्वेशन बना ली है। स्टूडेंट्स, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। सो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल, एक स्मॉल के मैंने कांस्टेंट लगा लिया, टी माइनस टी ज़ीरो।
ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये दोनों इक्वेशन आपको क्लियर हो गई। इक्वेशन मतलब पहली क्लियर हो गई, ये दो स्टेप्स आपको क्लियर हो गए किस तरह से स्टेटमेंट से मैंने बनाई है। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। हीट लॉस बाय सब्सटेंस। अब यहाँ पे हम एक नई थ्योरी के पास आ जाते हैं। हमने पहले जो पढ़ा हुआ है, देखिए हम वो जानते हैं जिसमें हीट लॉस ऑफ बाय थ्योरी किस तरह से बनी, डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी। ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है स्टूडेंट्स की डेल क्यू अपॉन। अब इस डेल क्यू को मैं डेल्टा का सिंबल दिख रहा है आपको जो ट्रायंगल फॉर्म जैसा बन रहा है, लेकिन अब इसको डिफरेंशियल सिंबल डी के लिए ले लेते हैं। सो दैट इज डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी, कैपिटल टी में आएगा। यदि मैं यहाँ पे एक स्टेप लेता हूँ कि मुझे स्मॉल टी के डिफरेंशियल फैक्टर डी टी से मुझे इसको डिवाइड करना है, तो मुझे बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं स्टेप में ऐसा बनाता हूँ। सो इसको हम डी क्यू से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। सो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एम एस डी टी अपॉन डी टी। डी टी अपॉन डी टी बोलने में सेम लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं इस बात को कि डी टी ऊपर कैपिटल है, नीचे स्मॉल है। यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी देखिए, दोनों बार मैंने डी टी से इसको दोनों लेफ्ट और राइट साइड को डिवाइड कर दिया है डी क्यू अपॉन डी टी को। अब यहाँ हम जानते हैं कि इसको हम यदि इक्वेशन नंबर 2 दे दें, इस वाली इक्वेशन को जो हमने बनाई, और यदि हम इक्वेशन फर्स्ट जो पीछे हमने लिए ये उन दोनों को कंपेयर करें, तो यहाँ डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू देखिए, जैसे माइनस डी क्यू अपॉन डी टी की प्लेस पे इस वैल्यू को रखा जा सकता है जो मैंने फाइंड की है। तो उस पर पुट कर देते हैं हम उस वैल्यू को। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी क्यू ऑफ डी टी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं हम। तो देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट को एक बार देख लें, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी है, तो माइनस साइन तो एज इट इज रहने वाला है। वहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस, और डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू है एम एस डी टी अपॉन डी टी। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, इज इक्वल टू के टी माइनस टी ज़ीरो, के इंटू टी माइनस टी ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स ये स्टेप आपको क्लियर हो गई कि ये दो इक्वेशन मैंने बनाई। पहली इक्वेशन तो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से बनी हुई है, सेकंड वन हमारा डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी जो हमारा स्पेसिफिक हीट फार्मूला है उससे बनी हुई है, और दोनों को हमने यहाँ कंपेयर करके उससे एक इक्वेशन का फॉर्म बना लिया एम एस डेल टी अपॉन ये जो स्टेप आपको दिख रही है, ये हम दोनों से लेकर आए हैं इसको। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ से क्या करा कि डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू जो है, ये जो डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ मिली राइट हैंड साइड में, वो वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, जिससे ये ईजी हो गया है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एम एस माइनस के साथ है, मैं इसको अपॉन में ले जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एस। ये माइनस साइन भी एम एस के साथ उस ओर चला गया, तो यहाँ हमने टी माइनस टी ज़ीरो एज इट इज़ जो था वो लिख लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने राइट हैंड में लिखा हुआ है कि माइनस के अपॉन एम एस को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। वो कांस्टेंट हम मान लेते हैं कैपिटल के मान लेते हैं। मान लो कांस्टेंट क्या है, कैपिटल के है, तो मैं इसकी प्लेस पे लिख सकता हूँ डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी ज़ीरो। हमने क्या किया है, स्मॉल के अपॉन, ये देखिए स्मॉल के अपॉन एम एस को कैपिटल के माना है। कंफ्यूज ना हो कि एम एस कहाँ गया, एक्चुअली क्या है, ऊपर जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है स्मॉल के है और इसकी अपने कैपिटल के वैल्यू मान लिए, माइनस के अपॉन एम एस को हमने कैपिटल के मान लिया, यानी इन सब कांस्टेंट वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू ले लिए, वो है के। अब हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे इसको, तो इंटीग्रेट करने के लिए आप सभी जानते हैं कि जो कैपिटल टी की टर्म्स है वो कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होंगी, और बाकी जो है वो स्मॉल के टर्म में होंगी। तो देखिए कैपिटल टी की टर्म यहाँ दिख रही है और यहाँ डी टी इसका इंटीग्रेशन फैक्टर दिख रहा है, तो इसको हमें इधर लेके आना होगा। तो मैं देखिए इसको इधर ले आता हूँ, तो डी टी के अपॉन में मैं टी माइनस टी ज़ीरो को ले लेता हूँ, सामने बच रहा है माइनस के, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो स्मॉल डी टी उधर चला जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स जो है अलग अलग कर लिए, हम इसको इंटीग्रेट इजी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ लिख भी दिया कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस टी ज़ीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ के डी टी, वो भी माइनस में है। देखिए माइनस में हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे माइनस साइन हमने लगाया है, उस माइनस को हमने एज इट इज़ वहाँ ले लिया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा कुछ आपको स्टेप बताना चाहता हूँ फार्मूले की, कि वो आप देख लें। जैसे इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स,
इंटीग्रल ऑफ 1/x dx होता है log x ई बेस पे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस स्टेप को ऐसा बना लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बनाया 1/t माइनस t0 dt, और यहाँ से मैं माइनस के को कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1 dt। अब ये भी आप जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 dt जो होता है वो t होता है, तो ये हमने यहाँ पर t मान लिया इसको। यहाँ देखें स्टूडेंट्स यहाँ क्या बन रहा है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बन रहा है टर्म हमारा फार्मूले से log t माइनस t0, और यहाँ बन रहा है k इंटू टी, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हमने क्या करा है, t करा है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 का इंटीग्रल t किया है, तो यहाँ 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस के टी, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट c लगाते हैं यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट भी मैंने यहाँ पर लगा दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, एक लॉगरिथमिक फार्मूला जो आपको देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉगरिथमिक फार्मूले में एक बेस फार्मूला होता है, वो दिखा दूँ कि उसमें होता है log e बेस m इक्वल टू x। यदि आप इसको दे बेस e, तो बेस e के ऊपर x की पावर के रूप में आ जाएगा, और m जो है उसका आंसर बन जाएगा e की पावर xm। यदि मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ बेस e है, तो वो क्या होगा, वो होगा e की पावर माइनस के टी प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए ये सामने वाली राइट हैंड साइड की जो स्टेप्स होती है, देखो यहाँ मैं फिर भी एक बार फार्मूला बता दूँ कि राइट हैंड साइड की जो स्टेप होती है वो e पर पावर बन जाती है, और जो लॉग का कोफिशिएंट है वो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ई के आरएचएस साइड, आरएचएस में के टी प्लस सी वो ले लिया पावर पे, और जो हमारा प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट कौन टी माइनस टी ज़ीरो, ये हमारा आंसर बन जाएगा, तो टी माइनस टी ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि लॉग की ये दोनों ई की दोनों पावर जो मैं सेपरेट कर लूँ तो ये हो जाती है माइनस ई की पावर के टी इंटू ई की पावर सी इज इक्वल टू टी माइनस टी ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स ये स्टेप आपको समझ में आ गई। यहाँ क्या करा हमने, e की पावर माइनस के टी को रखा और पावर e की पावर c को कर लिया। e की पावर c एक कांस्टेंट है, वो भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं पहले कि e की पावर c जो है यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ अब हम यदि e की पावर c को ऐसे ही रखते हैं, हम टेम्परेचर t की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये जो टेम्परेचर t है इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो माइनस टी ज़ीरो की टर्म इधर आ जाएगी और उसका अपना साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो वो हम देखते हैं क्या बन जाएगा। देखिए तो t इक्वल टू हो जाएगा e की पावर माइनस के टी इंटू ई की पावर c, और माइनस टी ज़ीरो इधर आके हो जाएगा प्लस टी ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये हमारा जो है फाइनल आंसर बन जाता है, और इसको हम आगे और भी एक्सपांड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारे कूलिंग लॉ का डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन को और इस लॉ को हम लैब में वेरीफाई भी कर सकते हैं, वो हमारा अगला क्वेश्चन होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि हमारे 11th क्लास का जो बेस होता है उसमें हमको पढ़ाया जाता है इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। सो स्टूडेंट्स उसका यहाँ यूज़ हुआ है, और आप इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रख लें कि आप इंटीग्रल और डिफरेंशियल की टर्म्स को जरूर 11वीं क्लास में प्रैक्टिस करें, आप उसको एक बार रिवाइज करें। आवश्यकता हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसी क्लास के उसके भी आपको जो है वीडियोज़ आपको भेज दूंगा, ताकि आपका इंटीग्रल डिफरेंशियल भी बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि मोस्टली डेरिवेशंस में इसका यूज़ होता है। और जब आप क्लास 12th में होंगे तो वहाँ तो बहुत सारे डेरिवेशन में इसका यूज़ होगा, लेकिन उस समय आपको परेशानी नहीं आएगी क्योंकि आपका ऑलरेडी बेस इसी क्लास में क्लियर हो चुका होगा। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये समझ में आएगा होगा। लेकिन अब हम देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या है, ये कब अप्लाई हो सकता है और कब अप्लाई नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ एक चीज़ हो रही डियर कि लिमिटेशंस क्या क्या है इसके लिए, कब एप्लीकेबल होगा कब एप्लीकेबल नहीं होगा। ये लॉ भी कहीं कुछ कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है और कहीं नहीं होता। तो पहली चीज़ ये है कि एरिया ऑफ हिट रेडिएटिंग सरफेस शुड नॉट चेंज ड्यू टू रेडिएशन। जैसे उसमें से रेडिएशन जा रहा है, सपोज ये जो है वो सरफेस है जहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, और ये रेडिएशन निकल रहा है उससे, तो इस सरफेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी फिजिकल स्टेट एज इट इज़ होना चाहिए। ये किसी तरह से चेंज नहीं होना चाहिए कि बैंड हो रही है या मेल्ट हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन जो है वो है लॉस ऑफ हिट शुड बी इन मोड ऑफ रेडिएशन, और इसमें हिट का जो ट्रांसमिशन होना चाहिए, हिट का जो सप्लाई होना चाहिए, हिट जिस फॉर्म में निकलना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो सिर्फ रेडिएशन के फॉर्म में होना चाहिए, ना कन्वेक्शन के फॉर्म में होना चाहिए ना कंडक्शन के फॉर्म में। इसकी कंडीशन है कि रेडिएशन फॉर्म में ही हीट रिलीज होनी चाहिए। और दूसरी बात, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग शुड नॉट बी मस्ट मोर देन 30 डिग्री। यानी जो हम दोनों को ले रहे हैं, जिस बॉडी को हम टेम्परेचर मतलब हॉट बॉडी है उसको हम नॉर्मल कंडीशन में सराउंडिंग में लेके आए, उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो
लॉ जो होता है पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है और फ्लक्चुएट होने लगता है। तो 3 लिमिट्स इनकी जरूर याद रखें। पहली बात, जिस सरफेस से रेडिएशन निकल रहा है उसका जो है एरिया आदि कुछ चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो रेडिएशन निकल रहा है वो सिर्फ रेडिएशन के फॉर्म में होना चाहिए। और थर्ड वन, बॉडी और सराउंडिंग के मध्य 30 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट भी कीजिए ताकि मैं आपका वेरिफिकेशन भी इसको समझा सकूं, विद ग्राफिंग वगैरह सारी स्टेजेस आपको बता सकूं, ताकि आप जब भी लैब में पहुंचेंगे या आपके सामने ही आएगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।